जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव में यूजफुल होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद आगे बढ़ें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है 269A, ऑप्शन बी है 279A, ऑप्शन सी है 289A या ऑप्शन डी है 299A। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख रहा है। ओबीसी की पहचान का राज्यों को फिर दिया जाएगा अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कमेंट किया था कि राज्यों को ओबीसी की पहचान का अधिकार देना अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में सरकार एक बिल लेकर आ रही है और उस बिल के माध्यम से जो है राज्यों को अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने यहाँ पहचान करें कि कौन सी कास्ट ओबीसी है और कौन सी कास्ट ओबीसी नहीं है। इसको लेकर के एक एडिटोरियल भी नीचे दिया हुआ, उसको आप लोग पढ़ लेना। बहरहाल इसकी शुरुआत होती है 102 संविधान संशोधन से। 4-5 संविधान संशोधन आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए, जैसे 99 संविधान संशोधन, एनजेएसी का प्रावधान किया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का प्रावधान किया था। 100 संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, ये जो प्रावधान किया था बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया था। बांग्लादेश का जो है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 100 संविधान संशोधन के माध्यम से। 101 संविधान संशोधन, ये भी पता होना चाहिए, जीएसटी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 102 संविधान संशोधन से ये न्यूज संबंधित है। 102 संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काफ़ी पहले किया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, राइट। इसी तरह से 103 संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। और 104 संविधान संशोधन के माध्यम से संसद में एससी एसटी के लिए जो है रिजर्वेशन की सीमा 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड की गई है, बढ़ा दी गई है। तो ये बेसिक जो है 5-6 संविधान संशोधन है, निश्चित तौर पे आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये न्यूज़ जो है इसी को लेकर के है कि सरकार जो है मानसून सत्र में एक बिल लेकर आएगी, एक विधेयक लेकर आएगी, और उस विधेयक का मेन मुद्दा होगा कि राज्यों को फिर से अधिकार दिया जाए कि वो अपने यहाँ अति पिछड़ा वर्ग का यानी ओबीसी का पहचान कर सकें। बाकी फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज़ है नहीं। देखो ये जो है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला, कोरोना की न्यूज़ हो गया, चीन का न्यूज़ हो गया, ये प्रत्येक दिन पेपर में है, तो डेली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार तो नहीं, लेकिन कुछ बार जरूर क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस वगैरह में या वनडे एग्जाम वगैरह। मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि दिल्ली को 2047 तक ग्लोबल सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट है। दिल्ली को 2047 तक ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली को ग्लोबल सिटी कब तक बनाया जाएगा। ऑप्शन में मान लो दे देगा आपको 2037 तक, 2047 तक, 2057 तक, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2047 2047 तक दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कुछ जगह। अब देखो यहाँ पे है, पार्कों के कार्यक्रम पे एनजीटी की रोक पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे। न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फिर से मैं एनजीटी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ। देखो एनजीटी जो है कि स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से हुआ। वैसी संस्था जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था कहा जाता है या सांविधिक संस्था भी कहा जाता है। या तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी को, या उसको सांविधिक संस्था को, या उसको लीगल बॉडी भी कुछ जगह कहा जाता है। और वैसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम, संविधान के किसी प्रोविजन में किया गया, संविधान के किसी आर्टिकल के तहत किया गया, संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है, उसे संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। जैसे जीएसटी की स्थापना संविधान के एक
अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है, इसलिए उसे संवैधानिक संस्था कहेंगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना संविधान के एक अनुच्छेद के माध्यम से किया गया। जैसे कैग एक अनुच्छेद के माध्यम से किया गया। जैसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो ये सारी की सारी संस्था संवैधानिक संस्था हुआ, लेकिन एनजीटी क्या हुआ, एक वैधानिक संस्था हुआ, लीगल बॉडी हुआ या सांविधिक संस्था हुआ। इसी तरह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, ये भी एक लीगल बॉडी हुआ, सांविधिक संस्था कह सकते हो इसको। अब देखो एनजीटी की स्थापना का उद्देश्य क्या है। हमारे देश में कई न्यायालय हैं, वो हर एक जगह एक्शन लेने का काम करती हैं, लेकिन एनजीटी सिर्फ पर्यावरण का कोई मुद्दा होगा तो वहीं पे जाकर एक्शन लेगी। हर एक मुद्दा में एक्शन नहीं लेगी, जहाँ पर्यावरण का कोई मुद्दा होगा उसी के लिए एक स्पेशल न्यायालय बनाया गया। एनजीटी का जो प्रोविज़न किया गया, इस तरह का प्रोविज़न पहले विश्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा चुका है। भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश है जिन्होंने पर्यावरण को लेकर के एक स्पेशल न्यायाधिकरण की स्थापना किया है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। एनजीटी जो है के पास अगर कोई मुद्दा आता है तो 6 महीने के अंदर उसको निपटान करेगी। एनजीटी के पास कोई इशू गया, 6 महीने के अंदर उसको सॉल्व करेगी। जैसे लोकपाल के पास भी अगर कोई मुद्दा गया तो उसको 6 महीने के अंदर रिजॉल्व करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, 7 ऐसे एक्ट हैं जिसका उल्लंघन होता है तो एनजीटी एक्शन लेगी। सिर्फ ये 7 एक्ट, इस 7 के अलावा किसी एक्ट के उल्लंघन में एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेगी। एनजीटी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 7 एक्ट हैं वो याद रख लेना। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और लोक दायित्व बीमा अधिनियम पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये 7 एक्ट हैं जिसके उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन लेगी। अब देखो 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट इज आउट ऑफ एनजीटी। 2 ऐसा एक्ट है जिसको एनजीटी से बाहर रखा गया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मान लो किसी बाघ की मृत्यु हो रही है, शेर की मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पे एनजीटी एक्शन लेने का काम नहीं करती है, क्योंकि बाघ और शेर ये सब जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ये 2 ऐसा एक्ट है जिसका उल्लंघन होगा तो एनजीटी को कोई लेना देना नहीं है। इस दोनों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट एनजीटी का आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार देख सकते हैं। आज़ादी के बाद गोदाम तो भरे पर भुखमरी में कमी नहीं आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो भारत का स्थान 94 है। तो हमारे पास जो है खाद्यान्न तो है, हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, बावजूद इसके हमारे पास भुखमरी क्यों है। और ये मेंस का टॉपिक है, इसको लेकर के मैं कभी होगा तो अलग से डिस्कस कर दूंगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और साथ ही साथ कि हमारे पास खाद्यान्न होने के बावजूद भी सबसे अधिक भुखमरी की समस्या क्यों है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई थी और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस कोरोना महामारी के दौरान विश्व में 1 मिनट में 11 लोगों की मौत भुखमरी के कारण होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज के बारे में अगर आपको लिखना हो मेंस में तो आप इसको कोट जरूर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक तरह से कहो कि नागरिकों के द्वारा फीडबैक लिया जाता है और वहाँ पे जो है फीडबैक माध्यम से इमिडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे मान लो कोई परियोजना चल रही है गाँव में तो उसको नागरिकों के द्वारा फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाएगा। अगर कोई ड्रॉबैक दिखेगा तो इमीडिएट उसको चेंज किया जाएगा। या नागरिकों को राय से ही किसी परियोजना का निर्माण होता है, ये भी होता है सिटीजन चार्टर में। तो ये उत्तर प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा कदम कर सकते हैं। देखो ये न्यूज़ इसको लेकर के भी एडिटोरियल दिया हुआ और लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ
कि किसान का प्रोटेस्ट करना है करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके प्रोटेस्ट से कोई कंपनी बंद हो जाती है, कोई कंपनी बंद होने का मतलब है कि उसके साथ जितनी भी एक्टिविटी है सब बंद हो गया। कंपनी पे हज़ारों लोग कंपनी में नौकरी करते हैं और हज़ारों कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां पे डिपेंड होती हैं। कोई उसको कोई सामान देता है, कोई कुछ सामान देता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा बढ़ जाता है। तो किसानों को प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करे जिससे अन्य लोग प्रभावित हो। तो इसको लेकर के एडिटोरियल दिया हुआ, वहाँ पे एक बार इसको देख सकते हैं। देखो, चूंकि यहाँ पे सीबीआई का जिक्र है तो सीबीआई के बारे में निश्चित तौर पे आपको पता होना चाहिए। मैं कल अगर होगा तो सीबीआई के बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। सीबीआई जैसी संस्था, ईडी जैसी संस्था कहाँ एक्शन लेती है, किस एक्ट के द्वारा एक्शन लेती है, क्या सीबीआई संवैधानिक संस्था है, क्या सीबीआई सांविधिक संस्था है, सीबीआई को शक्ति किस एक्ट के द्वारा प्राप्त है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक चर्चा है कि राह से भटकती आईबीसी में बड़े बदलाव की जरूरत। आईबीसी को लेकर के कल प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आईबीसी कब एस्टेब्लिश किया गया, आईबीसी कब आया था। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी का, उसका क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा लेट इवनिंग। आज मैं उस पर एनालिसिस करके उसका डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन आईबीसी पूछा हुआ था और आईबीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग इंप्रूव हुई थी, उस रैंकिंग के इंप्रूव होने में बहुत हद तक भूमिका निभाया था आईबीसी। लेकिन कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक है, जो कमियां सामने दिख रही है। तो आईबीसी क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। आईबीसी का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखो, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी जो है, हम कंपनी सैलरी देने के लायक नहीं बची है, और मतलब मेरे पास पैसा नहीं है कि हम सैलरी दे सकें अपने एम्प्लॉयड को। तो अपने एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी नहीं दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि जाएंगे एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और कहेंगे कि हम कंपनी को पैसा देने के लायक मेरे पास पैसा नहीं है, हमको आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। हमको आप दिवालिया घोषित कर दीजिए। एनसीएलटी क्या करेगी कि हमको दिवालिया घोषित कर देगी, और दिवालिया घोषित करने के बाद क्या करेगी कि एक आईपी का नियुक्ति किया जाता है। आईपी बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उसी तरह से आईपी होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को या इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक आईपी की नियुक्ति करेगी। आईपी क्या करेगा कि जितने भी शेयर होल्डर थे सबसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए या कंपनी आप खुद से रन करना चाहेंगे। तो मान लो अगर बोलेगी, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो बोलेंगे, मेजर शेयर होल्डर बोलेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आईपी क्या करेगी कि उसको जो है कंपनी को बेच के जो भी पैसा आएगा उस पैसा को जितने भी शेयर धारक हैं उस शेयर धारक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसी को कहा गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये मैं बेसिक बताया हुआ, इसका बहुत डिटेल है कि पैसा कैसे कैसे कलेक्ट होगा, क्या करना है नहीं करना है, एक एक डिटेल में उसको एनालिसिस किया गया है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और साथ ही साथ आईबीसी की धारा 29 में कहा गया कि कोई बाहरी व्यक्ति या थर्ड पार्टी ही कंपनी को परचेज कर सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लो एक व्यक्ति है और उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, वो क्या करेगा कि अपने पत्नी के नाम पे या अपने बच्चे के नाम पे या अपने भतीजे के नाम पे जो है वो कंपनी को फिर परचेज कर लेगा। राइट। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी उस पर। तो इसको लेकर के आईबीसी ने कहा है कि नहीं, आप परचेज नहीं कर सकते हैं। आपकी कंपनी है तो आपके जो है रिलेटिव वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी होगा वही कंपनी को परचेज कर देगा। 1 जून 2016 को, सॉरी ये एनसीएलटी का है लेकिन ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आईबीसी का जो हमने डिस्कस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एनसीएलटी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक आईपी की नियुक्ति करेगी, और आईपी जो है जो कंपनी है उस कंपनी को बेच के जो है शेयर धारक को पैसा देने का काम करेंगे। अब देखो, यहाँ पे 1 करोड़ टन से अधिक क्षमता के बनेंगे साइलोज। साइलोज क्या है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार गोदाम को जो है साइलोज कहा गया।
भारत में भंडारण के कमी के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं, ये रिपोर्ट है। इसको लेकर के अशोक दलवई समिति 2016 में बनी थी। अशोक दलवई समिति ने भी रिकमेंडेशन किया था कि भंडारण की क्षमता को इम्प्रूव कीजिए। अशोक दलवई समिति के रिकमेंडेशन के बाद प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था। उसमें 7 चीज़ों की चर्चा किया गया था जिसको लेकर के किसानों की आय को 2022 तक दुगुना किया जा सकता है। उसमें एक जो पक्ष था वो था भंडारण क्षमता को इम्प्रूव करना। इसी तरह से शांता कुमार समिति 2014 में बनी थी। उस समिति ने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि भंडारण क्षमता को इम्प्रूव कीजिए। और इसी को लेकर के अभी सरकार ने जो है 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत में जो है 1 लाख करोड़ का फंड दिया है और उसके माध्यम से भंडारण क्षमता को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो उसी का एक पक्ष है यहाँ पे कि देखो ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये बैकग्राउंड मैंने बताया, और उस बैकग्राउंड को अगर आपने समझा उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1.08 करोड़ टन का जो है भंडारण क्षमता विकसित किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर के कई सारी कमेटी अपना रिकमेंडेशन सरकार को दे चुकी है। निर्यात आधारित इकोनॉमी की तैयारी, देखो $400 बिलियन का हमने टारगेट लिया है निर्यात का, और इस वर्ष का जो निर्यात हुआ फर्स्ट क्वार्टर में वो तकरीबन $95 बिलियन था। फर्स्ट क्वार्टर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 3 महीने का क्वार्टर होता है। 1 अप्रैल से लेकर के पूरा अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक, जून महीना 30 का ही होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का जो समय होता है उसको पहला क्वार्टर कहा जाता है। पहला क्वार्टर में $95 बिलियन का जो है ट्रेड हुआ है, और अभी जुलाई तक 130.56 बिलियन यानी अरब डॉलर का जो है ट्रेड हो चुका है। तो निश्चित तौर पे हम अपने जो है $400 बिलियन का जो हमारा टारगेट था उस टारगेट के काफ़ी करीब है, और इसको निश्चित तौर पे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। जब कोरोना के पॉजिटिव पॉइंट आप लिखना शुरू करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि निर्यात हमारा बढ़ा है। कोरोना से पहले हमारा निर्यात कम हो रहा था, कोरोना के बाद हमारा निर्यात काफ़ी बढ़ा है। देखो इसको लेकर के वहीं जो फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि ओबीसी और का आरक्षण को लेकर के वहीं सब यहाँ पे चर्चा है, एक बार खुद से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जो समिति है इस समिति का नाम जरूर याद रखें आप लोग, कालेलकर समिति 1953 में बनी थी, और इस समिति ने भी जो है आरक्षण देने का बात किया था ओबीसी वर्ग को। तो उसी में पूरा चर्चा है, एक बार इसको पढ़ सकते हैं खुद से आप लोग। पेट पे लात मारने वाला आंदोलन, तो देखो ये जो हमने डिस्कस किया था कि अडानी लॉजिस्टिक्स को जो है बंद करना पड़ा, उसको लेकर के किसान जो है आंदोलन कर रहे थे उसके गेट के बाहर, और कोई सामान अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये जो है चूँकि आंदोलन के माध्यम से जो है उसको बंद किया गया अडानी इंडस्ट्रीज़ को, तो काफ़ी नुकसान हुआ। उसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल दिया हुआ, तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। पेगारस के बारे में लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। पेगारस एक तरह का स्पाईवेयर है जो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके सिस्टम में अगर चला जाता है तो आपके सिस्टम को कोई दूसरा व्यक्ति रेगुलेट करना शुरू कर सकता है। अफगानिस्तान युद्ध में फिर कूदा अमेरिका, अमेरिका भी लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है तालिबान को लेकर के, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं इसको, तालिबान इशू आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है तालिबान को लेकर के, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, जाकर के देख सकते हैं। भारत को हार्पून मिसाइल बेचने पे अमेरिका ने लगाई मुहर। इंडिया यूएस रिलेशन वर्तमान में सबसे अच्छे चरण में चल रहा है, तो मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ भारत यूएसए संबंध, हालांकि हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था। देखो अमेरिका के साथ 4 जो महत्वपूर्ण समझौता है, उस चारों महत्वपूर्ण समझौता जो अमेरिका अपने एलाई के साथ करती है, उस चारों महत्वपूर्ण समझौता भी भारत ने साइन कर लिया। तो पहला जो महत्वपूर्ण समझौता है वो है GSOMIA यानी सामान्य सैन्य सुरक्षा समझौता 2002 में साइन किया है। इसी तरह से लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में साइन किया है। कोमकासा 2018 में साइन किया है, और बेका जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन किया है। तो ये 4 बेसिक समझौता हैं जो मिलिट्री से संबंधित है, और ये चारों को भारत ने साइन किया हुआ।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत परमाणु समझौता जो है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में साइन किया है। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी 2017 में साइन हुआ है। और इसके अलावा आतंकवाद विरोधी पे द्विपक्षीय संयुक्त कार्य दल की बैठक 2019 में हुआ। तो अच्छा हमारा अमेरिका के साथ वर्तमान में रिलेशन चल रहा है, संबंध चल रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, मुझे याद आया कि मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया था, उस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। तो पूरा एनालिसिस तो करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि देखो भारत अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक संबंध है, और ऐतिहासिक संबंध को अगर आप लेकर के जोड़ोगे तो वो शिकागो धर्म सम्मेलन से शुरू होता है, जो 1893 में बना हुआ था, जो हमारे देश के विवेकानंद जी गए थे, वहाँ पे भाषण दिए थे उन्होंने। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग पे जो है गांधी जी का प्रभाव है। बराक ओबामा ने भारतीय संसद में कहा था कि अगर वो गांधी को नहीं पढ़ते तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो पाते, तो उन पे भी प्रभाव है। इसी तरह से जो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था आई है, या वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो रहे हैं हमारा देश, तो उस पर भी कहीं न कहीं अमेरिका का प्रभाव दिख रहा है। तो ये सब ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है। इसी तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के क्वाड में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड जो है एक, क्वाड को लेकर के भी स्पेशल हमने वीडियो बनाया था। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत की अवधारणा को लेकर के चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का गठन किया गया था। इसी तरह से 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका करता है। इसी तरह से रक्षा क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। अगर इसको भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें हार्पून मिसाइल भी भारत जो है लेने वाला है अमेरिका से। इसी तरह से ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में भी काम करता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि रणनीतिक तेल भंडार जो होता है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसको कहते हैं। भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ऑलरेडी। भारत अमेरिका में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी पेट्रोलियम की मान लो कमी होगी, तो वहाँ जो तेल भंडार जो हमने बनाया था वो ज़मीन के नीचे बनता है, नॉर्मली चट्टान के बीच में बनता है ज़मीन के नीचे। तो वहाँ से हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में हम वहाँ से पेट्रोल यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से व्यापारिक संबंध है। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। जैसे भारत चीन के साथ होता है तो ट्रेड जो है नेगेटिव होता है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। और इसी तरह से अन्य संबंध है। अमेरिका की 1% से अधिक आबादी जो है भारतीय हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रवासी भारतीय अमेरिका में है, और वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारत अमेरिका संबंध में चुनौती अगर देखोगे तो तालिबान मुद्दा को लेकर के है। तालिबान से जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका एग्जिट कर गया, निश्चित तौर पे एक चुनौती है। S-400 मिसाइल को लेकर के हैं। ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर के, GSP से $190 मिलियन की वस्तु को बाहर कर दिया, उसको लेकर के हैं। H-1B वीज़ा को लेकर के, हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर के, सोलर प्लेट और कृषि सब्सिडी का मुद्दा को लेकर के दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ WTO जाते हैं। डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के, मास्टर कार्ड इशू को लेकर के, डेयरी उद्योग को लेकर के है, और भारतीय लोगों में USA के प्रति विश्वास की कमी। तो ये सारी की सारी चुनौती का पक्ष है। इसके एक एक पॉइंट को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आई थिंक 20-25 मिनट का वीडियो होगा। इंडिया USA रिलेशन पे जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की स्थापना किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है, आर्टिकल 279A। आई रिपीट, आर्टिकल 279A के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना किया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।